हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दांगी अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी अकेडमी पर। नीट की सीरीज़ का आज ये 6th लेक्चर है। सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और इससे पहले कि यदि आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख लीजिए, जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि आपको मालूम ही होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कि किसी भी यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार उसके ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लेना चाहिए। उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। और मैं आप लोगों से हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आपको जो भी टॉपिक में डाउट है या जिस भी टॉपिक पर आप पहले वीडियो चाह रहे हैं, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उस पर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड ज़रूर करवाऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सो अम्ल में ओ बंधन, यानी कौन सा ओ लिंकेज पूछा गया यहाँ पर, कि ये सभी ऑक्सो एसिड्स हैं और इसमें हमें क्या लिंकेज बताना है, ओ लिंकेज। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8 पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड और H2S2O7 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें इसमें से बताना है सभी सल्फ्यूरिक एसिड के ही टाइप, यानी H2SO4 सभी में है। ओ लिंकेज हमें बताना है कि किसके अंदर ओ लिंकेज है या ओ यहाँ पर बंद जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये मिलेगा आपको पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर। किस में मिलेगा? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर मिलेगा ओ लिंकेज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण देंगी। तो जैसा कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि 11th और 12th में आप लोगों ने कुछ स्पेशल रिएक्शंस याद करे होंगे, कुछ टेस्ट याद करे होंगे, तो वो सभी टेस्ट आप लोगों को अलग से अभी भी याद कर लेना है सभी रिएक्शंस के साथ ही, क्योंकि उसमें से भी आपके 2-3 क्वेश्चन तो श्योरली बन ही जाएंगे, मिनिमम बता रही हूँ मैं। और लगभग आप रिएक्शन या प्रोडक्ट के बेसिस पे देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे बताना है कि जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिया है उसमें से कार्बल एमाइन टेस्ट कौन देगा। तो देखिए इसमें कार्बल एमाइन टेस्ट हम देख लेते हैं। तो यानी आप कौन सी चीज़ को कार्बल एमाइन टेस्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से सबस्ट्रेट आप यूज़ करेंगे। पूरी रिएक्शन यदि आपको याद है तो आप इजीली फाइंड आउट यहाँ पर कर पाएंगे। तो जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, यदि आप कार्बल एमिन टेस्ट या रिएक्शन देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल ही जाएगा किसके थ्रू ही हम कार्बल एमिन टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Cr2+ के लिए केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान है। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ इज। कितना है यहाँ पर Cr2+ का मान, तो ये हो जाएगा आपका 4.90 bm। टोटल जो स्पिन है उसका Cr2+ का, क्रोमियम 2 पॉजिटिव का, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है आपका 4.90 bm, ऑप्शन नंबर 2। अगला, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इज, यानी कोई भी जो आदर्श गैस है उसको जब रुदोष्म परिस्थिति में, यानी कंडीशन क्या है, रुदोष्म एडियाबेटिक है, और मुक्त प्रसरण के लिए सबसे उचित विकल्प क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आदर्श गैस क्या है, रुदोष्म किसे कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको आपकी बुक में भी एज इट इज मिल जाएगा यदि आपने चैप्टर अच्छे से रीडिंग करा है तो देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन होना चाहिए इसके लिए। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो हीट है रुदोष्म की, यही होता है कि उसमें क्या हो रहा है कि ना अंदर की हीट बाहर जा रही है, ना ही बाहर की एटमॉस्फेयर की हीट अंदर आ रही है। तो Q का जो मान है या इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। डेल्टी यानी टेम्परेचर में जो चेंजेस है वो भी कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन यानी वर्क भी आपका कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर रुदोष्म या एडियाबेटिक का मीनिंग ये है कि ना तो एनवायरनमेंट की हीट इवॉल्व होगी, ना ही जो अंदर की हीट है वो बाहर जाएगी। तो Q 0 है, डेल्टी टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है, तो वर्क भी कितना हो गया, W बराबर 0। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक आपको दिया है KF 5.12 kg मोल इनवर्स। बेंजीन में एक विद्युत अपघट्य विलेय वाले 0.078 m मोललता वाले विलयन का हिमांक दिया है 2 दशमलव तक। तो ये आपको बताना है कि कितना होगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 0.40 केल्विन,
यानी आपको वहाँ तक बताना है कि 2 पॉइंट तक बताना है आपको कि कितना इसका टेम्परेचर यहाँ तक जा सकता है। गलित यानी कि आपकी जो CaCl2 के 20 ग्राम कैल्शियम आपको प्राप्त करना है, तो उसमें फेराडे की संख्या आपसे पूछी गई और कैल्शियम का आपको परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर बता दिया गया है। तो नंबर कितना रिक्वायर्ड होगा यदि आपको 20 ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस करना है, कितना नंबर रिक्वायर्ड होगा और किससे प्राप्त करना है, मोल्टन CaCl2 से प्राप्त आपको करना है और एटॉमिक मास यहाँ पर दे दिया। यानी आपके पास में मोल्टन CaCl2 है और उसमें से आपको 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना है, तो कितने नंबर्स रिक्वायर्ड होंगे फेराडे के लिए, तो ये हो जाएंगे आपके 1 नंबर। कितने नंबर, 1 नंबर। बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन की तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया इस प्रकार जानी जाती है। तो रिएक्शन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नॉन एज, जब इनके बीच में रिएक्शन करवाई जा रही बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो उसे कौन सी रिएक्शन कहा जाता है। तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि आप सारी रिएक्शन को अच्छे से याद कर लेंगे तो किसी न किसी आपके आप क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन रिएक्टेंट वो दे दिया और रिएक्शन का डायरेक्टली नाम पूछ लिया गया है। तो बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन ये आपको देखने को मिलेगा क्रॉस एल्डोल में। किस में मिलेगा, क्रॉस एल्डोल में। इसी वीक में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी जिसमें लगभग 10 से 15 रिएक्शन की जो शॉर्ट ट्रिक है और बहुत इजी वे में आपको समझा दूंगी, जिससे आप बिल्कुल एग्जाम तक यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे और इस टाइप से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी कि जब एग्जाम का यदि नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो एज ए रिवीजन आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपकी लगभग 10 से 15 रिएक्शन बिल्कुल एक ही वीडियो में कवर अप हो जाएगी और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से कवर अप हो जाएगी। वर्णलेखी का उदाहरण यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी किस टाइप का एग्जाम्पल है, किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का एग्जाम्पल है, किस में यूज़ किया जाता है, ये पूछा गया है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको मालूम होगा जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है उसका ये एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 2, इसको हिंदी में कहा जाता है विपाटन वर्णलेखी। किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होगा। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ एन रिएक्शन लीड टू चेंज इन, किस में होगा, क्या उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, किसके अंदर चेंजेस होगा। तो ये जो चेंजेस है वो हो जाएगा आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी या संघट्ट आवृत्ति में। जब भी जो रिएक्टेंट है यदि उनकी कंसंट्रेशन में आप इंक्रीमेंट कर देते हो या बढ़ा देते हो तो उससे हमेशा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन है अब एक सिलेंडर में N2 और ऑर्गन गैसों की मिश्रण भर दिया गया है। तो नाइट्रोजन का आपको मास दे दिया 7 ग्राम और ऑर्गन का दे दिया 8 ग्राम है। और अब इन दोनों पे जो प्रेशर लगाया टोटल प्रेशर है आपका 27 बार। तो यहाँ पर आपसे पार्शियल प्रेशर पूछा गया है कि कितना पार्शियल प्रेशर होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का पूछा और नाइट्रोजन की जगह हो सकता है आपसे ऑर्गन का भी पूछ लिया जाए। तो देखिए मैं आपको सिंपल से वे में इसको सॉल्व करके बता देती हूँ कैसे करना है। तो वेट ऑफ N2 कितना है, यहाँ पर वेट ऑफ N2 लिख लेंगे हम 7 ग्राम है। सेम वैसे ही वेट ऑफ ऑर्गन का कितना दिया है, 8 ग्राम दिया है, दोनों का दे दिया है। अब हम निकाल लेंगे मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, आपको मॉलिक्यूलर मास, सॉरी ऊपर आएगा आपका गिवन मास जो कि क्वेश्चन में दिया आपको और नीचे आएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए अगर आप N2 का निकाल रहे हैं तो N2 का क्या हो जाएगा 7 ग्राम दिया है और N2 का यहाँ पर आपको दे दिया है कि मॉलिक्यूलर मास होता है 14। तो 14 होता है लेकिन यहाँ पर क्या है N2 है, सिर्फ N का दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 7/28 क्योंकि 2 है, एक N का 14 और 2 N का 28 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.25 मोल, यानी N2 के मोल आ गए आपके। सेम वैसे आप AR ऑर्गन के भी निकालिए, ऑर्गन क्योंकि सिंगल है और इसमें 8 ग्राम इसका मास है और इसका जो मोलिकुलर मास होता है 40, तो इसके जो मोल आएंगे वो आएंगे 0.20 मोल, ये आ गए आपके। अब हम मोल फ्रैक्शंस निकाल लेंगे इसके, एक्स ऑफ N2 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला रख देंगे जैसे कि आप लोगों को फॉर्मूला मालूम ही होगा। इसका निकाल रहे हैं तो इसके जो हमारे पहले मोल्स आए थे N2 का निकाल रहे थे, N2 के मोल कितना आएगा 0.25। ए आ गया, ये ए मान लीजिए ए और बी के फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम फॉर्मूला बेस या फॉर्मूला जब सीखते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं। नीचे और ए बी प्लस को दोनों को प्लस कर देंगे 0.25 प्लस 0.20, तो दोनों का आंसर आ जाएगा आपका 5/9, ये आ गया। अब हमको क्या पूछा गया था, पार्शियल प्रेशर पूछा गया था। पार्शियल प्रेशर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स ऑफ N2 प्लस प्रेशर, टोटल प्रेशर इस पर कितना था पूरे प्रोडक्ट का। तो N2 का अभी हमने कितना निकाला है 5/9, टोटल प्रेशर आपका दिया हुआ है यहाँ पे 27। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं हम आंसर 15 बार। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको यहाँ पर आर्गन का पूछा होता तब भी आप इसी मेथड से इसको फाइंड आउट
कर सकते थे। तो आंसर देख लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है हमें कि पिटवा लोहा यानी रफ आयरन में जो इम्प्योर आयरन उसको कंसिडर किया जाता है तो उसमें कितने % कार्बन होता है। फफूलेदार तांबा या ब्लिस्टर कॉपर हैज़ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, या निकेल के लिए वाष्प अवस्था शोधन बेन ऑर्कल विधि द्वारा किया जाता है। वेपर फेस रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकली बाय वॉन आर्कल मेथड। कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है, यानी पिग आयरन कैन बी मॉड्यूल्ड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है कि क्या हो जाएगा। तो जो रफ्ट आयरन है उसमें जो 4% दिया है बिल्कुल गलत है। तो लास्ट वाला जो पिग आयरन है, आपको मालूम होगा कि पिग आयरन को किसी भी शेप में डाला जा सकता है, कच्चा लोहा जिसे कहा जाता है। तो जनरली जो भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं, कुछ भी यूटेंसिल बनाने के लिए इसी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी रीशेपिंग बहुत ईजी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है। ज़्यादा स्टेबल हो रहा है जो थर्ड ब्यूटिल कार्बोकेटायन है वो सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन से। किसके कारण होता है वो? CH3 ग्रुप्स के कारण, या आई प्रभाव के कारण, इंडक्टिव से कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, या रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ध्यान रखना है। यहाँ पे ऊपर जो दिया आपको रेजोनेंस पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, और नीचे फिर दिया आपको हाइपर कंजुगेशन या अति संयुग्मन। किसके कारण वो ज़्यादा स्टेबल होता है या उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन होता है उसके अंदर हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट होती है और इसी के कारण उसकी स्टेबिलिटी सेकेंडरी वाले से ज़्यादा होती है। किसकी? थर्ड ब्यूटिल कार्बोकेटायन की एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा होगी। किसके कारण? हाइपर कंजुगेशन के कारण। ज़्यादा धनायन अपमार्जक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायनिक डिटर्जेंट। कौन कैटायनिक डिटर्जेंट है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो एकदम डायरेक्टली पूछा है तो आपको मालूम ही होगा। इसमें से कौन कैटायनिक यानी पॉजिटिव फॉर्म में आपका प्रेजेंट है। तो नाम पढ़ लीजिए आप, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम स्टीरेट, सेट्रिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, सोडियम डेडी सिलबेंजाइन सल्फेट। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सेट्रिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये धन आयनी अपमार्जक होता है। 2-ब्रोमोपेंटेन से पेंट टू इन बनाने की विलोपन अभिक्रिया पूछी गई ने एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होगी? बीटा एलिमिनेशन जेटसेप नियम का पालन करती है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है, निर्जलीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं सही है जिससे हम 2-ब्रोमोपेंटेन से क्या बना सकते हैं? पेंट टू इन बना सकते हैं। तो देखिए ये है आपकी बीटा विलोपन से भी आप बना सकते हो, जेटसेप से भी हो जाएगा और हाइड्रोहेलोजनीकरण से भी हो जाएगा, यानी तीनों रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज, यानी कौन सा, ये जब आप राउल्ट्स का लॉ पढ़ोगे तो उसमें कौन कौन से जो मिक्सचर हैं या सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और कौन डेविएशन शो करते हैं उसमें। बिल्कुल यदि आपने बहुत अच्छे से पूरे टॉपिक को पढ़ा है तो आपकी बुक या रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं आप या NCERT दोनों में ही दिया है, बहुत अच्छे से आप उसको एक बार पढ़ लीजिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये उसमें क्लियरली दिया है डेविएशन कौन शो करता है, कौन सा सॉल्यूशन और कौन फॉलो करता है। तो देख लेते हैं, एथेनॉल प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस टोलुइन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, या क्लोरोथेन प्लस ब्रोमो इथेन कौन शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। तो देखिए उसमें ये भी बताया कि पॉजिटिव कौन करता है और नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता है। तो देखिए यदि आपने NCERT बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपका लगभग बहुत अच्छे से इजी वे में आपको बता सकती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा इसमें हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपनी NCERT बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन उसमें से ही उठा लिए जाते हैं। लगभग आप कोई भी कॉम्पिटिशन देख लीजिए, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं NCERT से। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो है इथेनॉल प्लस एसीटोन का मिक्सचर, इथेनॉल प्लस एसीटोन का मिक्सचर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। निम्नलिखित में से समन्वय यौगिकों को बनाने के लिए संलग्नियों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता स्ट्रेंथ पूछी गई है कि किस क्रम में इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। तो देखिए सारे नेगेटिव एलिमेंट हैं तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है इसमें वो होती है साइनाइड की। तो साइनाइड की किस किस में? 2 इसमें दी हुई है। उसके बाद में आपका दिया है C2O4 2 नेगेटिव, तो ये भी 2 में दिया है और बस एक, ये 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर ही आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा SCN यानी आइसोसाइनाइड और फ्लोराइड में।
तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है। सबसे ज़्यादा साइनाइड की उससे कम C2O4, फिर फ्लोरीन या फ्लोराइड आयन हो गया यहाँ पर, और आइसोसाइनाइड की होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड्स यहाँ पर कौन है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लाइसिन आपका एक क्षारीय अमीनो अम्ल या बेसिक अमीनो एसिड से। HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइज, कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज हो जाएगा जब HCl को पास किया जा रहा है? किस किस से? कैल्शियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम क्लोराइड से और सोडियम क्लोराइड, तीनों क्लोराइड से पास किया जा रहा है अलग अलग। तो कौन क्रिस्टलाइज हो जाएगा या क्रिस्टलित हो जाएंगे? कौन से? मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड दोनों हो जाएंगे, सिर्फ NaCl होगा, सिर्फ MgCl2 होगा, या तीनों हो जाएंगे? कौन कौन हो जाएंगे? तो देखिए, सिर्फ क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कौन होगा जब भी HCl को पास किया जाएगा? सिर्फ NaCl, ओनली NaCl। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। तो जब यदि आपने पॉलीमर चैप्टर अच्छे से रीडिंग करा है तो उसमें आपको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कौन मैन मेड है या कौन आर्टिफिशियल है, कौन नेचुरल है, कैसे कैसे बनाया जा सकता है, कौन कौन सी प्रोसेस है। तो नाम देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कौन सा नेचुरल पॉलीमर है यहाँ पर। तो बाकी तो सबके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है पॉली पॉली पॉली। और जो फर्स्ट वाला है, यानी ये जो पॉली पॉली तो यानी सभी पॉलीमर है, लेकिन जो फर्स्ट है cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, ये आपका नेचुरल पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है? यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है। यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, रक्त की ऑक्सीजन वहन योग्यता को घटा देती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से संबंधित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है या पूर्ण दहन के लिए। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो देखिए, आपको मालूम होगा यदि कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसे इन्वायरमेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में है, तो वहाँ पर क्या होगी? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड हो जाएगी, और पूरी बॉडी में क्या होगा? धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड पहुँचने लगेगा, और फिर वो जो ह्यूमन बीइंग है वो बेहोश हो सकता है, और बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पहुँचने पर उसकी डेथ भी हो सकती थी। यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देखिए, जो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जब वो बाइंड हो चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से, तो उसका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से वो क्या होता है? अस्थायी होता है। यानी कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए बने रहिए दांगी एकेडमी पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।